अंग्रेज कर लेंगे, ये यहां लिख लेंगे। ठीक है, तीसरे पर ये क्रम एक बार हमने गलत लिख दिया था इसको, तीसरे पर बोलेंगे डच होगा। ठीक है, क्या बोलोगे? पुर्तगाली, फिर आपका अंग्रेज, फिर डच होंगे। डच कौन लोग थे? जो हॉलैंड के। समझ गए? क्रम आपस में इंटरचेंज कर लेने, बस ये यहां पहुंचा दीजिए और इसको यहां ले आइए। डेनिस लोग आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। ये भारत आने वाला क्रम है, मैंने आपको अभी बताया। अब करते हैं बात इतिहास की। ठीक है, आगे 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज की। यूएसए की खोज हम कभी बोले अमेरिका की खोज तो गलत होगा, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा से है। हमेशा बोला करो समुद्री मार्ग की, रास्ते की खोज हुई है, ना कि देश की। तो यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज की क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का निवासी था? स्पेन का। खोजना क्या चाहता था कोलंबस? किसके लिए निकला था? भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था, लेकिन पहुंच गया आपका अमेरिका। अमेरिका को उसने नई दुनिया कहा, क्योंकि वहां रेड इंडियंस प्रजाति रहती थी, तो उसने सोचा यही इंडिया है, यही रेड इंडियंस रहते हैं। तो वो एक जनजाति थी रेड इंडियंस, जिससे जाकर के वो टकराया था। तो ये तो हुआ। कोलंबस पहले चाहता था कि मैं खोजूं भारत के लिए मार्ग को, लेकिन नहीं खोज पाया, और सफल इसमें हुए पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली। एक राजकुमार था पुर्तगाल का, हेनरी। उसने अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा, या कि यार मैं भारत का समुद्री मार्ग खोज लूं, लेकिन वह इस चीज में क्या रहा? असफल रहा, कभी कामयाब नहीं हो पाया। 1487 में एक पुर्तगाली है बार्थोलोम्यो डियाज, इसने उत्तर मासा अंतरीप की खोज की। उत्तर मासा अंतरीप, जिसको हम कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। कैप ऑफ गुड होप मैंने आपको अभी दिखाया था मित्र। कैप ऑफ गुड होप ये है, यानी अफ्रीका महाद्वीप जो है ये आपका, इस अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे निम्नतम, ये सबसे निचला बिंदु है, इसी को हम कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। ये कैप ऑफ गुड होप है। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप। तो ये किस पुर्तगाली ने खोजा कैप ऑफ गुड होप को? तो आप कहेंगे भैया ये बार्थोलोम्यू डियाज ने। कब खोजा है जी? 1487 में। यानी प्रयास चल रहा है अभी भारत के लिए मार्ग खोजने का। बहुत सारा स्वागत है सरिता कुशवाहा जी, बहुत धन्यवाद बच्चे। क्या बोलोगे? 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज किसने कर दी? कोलंबस ने। तो पहला भारत के लिए प्रयास कौन कर रहा है? कोलंबस। क्या कोलंबस सफल हुआ? नहीं हुआ। इसके बाद में राजकुमार हेनरी ने कोशिश की। हेनरी प्रयास करता है, लेकिन वह भी इस बात में सफल नहीं हो पाता। इसके बाद में बार्थोलोम्यो डियाज ने एक प्रयास किया, लेकिन क्या वह भी भारत पहुंच पाया? आप कहेंगे नहीं जी, वह भी भारत के लिए मार्ग नहीं खोज पाया। डियाज भी कहां तक रह गया? अफ्रीका तक। आगे आएंगे। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा ने भारत भारत यूरोप के व्यापारिक मार्ग की खोज की। तो क्या बोलेंगे? 17 मई को क्या हुई है? कई जगह ये डेट बच्चे 20 मई लिखी होती है, उस पर विभेद है आपका। दोनों ही तिथि मान्य होती हैं, आपसे कभी डेट पूछेगा नहीं। तो 17 मई 1498 को क्या हो गया? वास्को डिगामा उस अत्तर मासा, क्या बोलोगे? उस आपका अगर बात करें जो आपका उत्तर मासा अंतरीप है, उससे भी आगे निकल आया, और किधर आ गया? हमारे प्यारे देश भारत की तरफ ये पहुंच गया। ठीक है, कहां पहुंचा था ये बताएंगे जरा? कालीकट केरल में पहुंचा, केरल में। वहां पर उस समय केरल का जो शासक था वो था हिंदू शासक जमोरिन। हिंदू शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। ठीक है, हिंदू शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था वास्को डिगामा का? एक तो व्यापार करना था, और साथ में जो ईसाईयत थी, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी भारत में करना था। ठीक है, ईसाई धर्म का, इसके लिए आया। वास्को डिगामा पहली बार कब आया दोस्त? 1498। कभी आपसे पूछे वास्को डिगामा भारत में दूसरी बार कब आया था? 1502। और पूछे कुल, तो वास्को डिगामा कुल 3 बार भारत आया। वास्को डिगामा क्या बोले? कुल कितनी बार आया था? 3 बार भारत आया था। 3 बार भारत आया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 3 बार भारत आया था। तीसरी बार आया आपका कब? 1523 में।
और आपका साथ में गवर्नर बनता है यहाँ आकर के पुर्तगाली कंपनी का। और 1524 में इसकी कोचीन में केरल में ही मौत हो गई थी। 1524 में मौत हो गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हिमानी जहां पूछ रही है कि 1487 होगा या 88 होगा। बच्चे 1487 सही डेट है। कहीं कहीं देखो, कभी कभी वर्ष पता है क्यों लिखे रहते थे इतिहास में 1487 या 88, या किसी इतिहासकार ने 88 लिख दिया, तो ये आपका डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये प्राचीन तिथि जो है इनके बारे में बहुत अधिक विवरण नहीं है। जो लिखा हुआ किसी के द्वारा है तो उसी को उठा लिया गया। तो कुछ जगह 87, कुछ जगह 88, लेकिन परीक्षा में कभी भी ऐसे मिले जुले ऑप्शन आपको नहीं देगा। 87 और 88 दोनों नहीं देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मुझे बताएंगे। अब मैंने आपको बताया वास्को डिगामा भारत कैसे आया, तो आप कहेंगे ये जो नीला नीला है ये जल है। तो पुर्तगाल से चल करके यहाँ तक का मार्ग तो डियाज ने खोजा। यहाँ के बाद में एक जहाज में सवार होकर 170 लोगों के साथ में कौन आया था? आपका वास्को डिगामा आया था। ठीक है, वास्को डिगामा आया था। बोलो, आया मजा? किसके लिए आया? व्यापार के लिए। क्या लेके गया भारत से? मैंने कहा भारत के प्रसिद्ध केरल को हम मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल हमेशा से मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है, और मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है तो यहाँ से वह मसाले लेकर के गया। और सबसे प्रमुख चीज, यूरोप में काली मिर्च की डिमांड बढ़ी। काली मिर्च को यहाँ से लेके गया, जिसने उसको सबसे ज्यादा लाभ दिया। और कितने गुना लाभ पर? 60 गुना लाभ उसको हुआ। यानी जो यात्रा खर्च था, जो राजा ने दल भेजा, उसका जितना यात्रा खर्च था, जो उनके आपके क्या बोलोगे अभियान पर खर्च हुआ, और यात्रा खर्च का 60 गुना लाभ हुआ। तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? और चाहेंगे कि एक लंबे समय तक का व्यापार स्थापित करें। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसके बाद में पुर्तगाल के राजा ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, कैब्रेल जिसको एक बहुत बड़ा खोजी कहा जाता है, इसने ब्राजील के मार्ग को खोजा है, ब्राजील के मार्ग का खोज करता है। और इसके साथ में बार्थोलोम्यो डियाज को बहुत सारे डेलीगेशंस, लगभग 4 जहाज, 4 बड़े जहाज तैयार करे कि भाई अब तुमको भी जाना होगा। तो इसके बाद में ये दोनों कहाँ आए? भारत आते हैं। और इस तरह से पुर्तगाली को ये लगता है कि भाई भारत में अब हमको क्या करना होगा, भारत में अब हमको व्यापार करना चाहिए। तो दक्षिण में ये आए हैं, केरल में। दक्षिण में आप देखोगे ईसाई लोग ज्यादा मिलते हैं। उसका प्रभाव यही है कि यूरोपीय लोग वहां पहले आकर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार उन्होंने किया। ठीक है, तो 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन, कोचीन कहां पर है? केरल में, अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। व्यापारिक कोठी कैसे भैया? कोठी तो घर को कहते हैं बहुत बड़ा, तो कोठी का मतलब एक जगह होती थी। तो यहाँ इन्होंने स्थानीय शासकों से बात की, जैसे जमोरिन इनके फेवर में था, उसके वंशज भी फेवर में रहे। तो यहाँ पर इन्होंने एक जगह, एक प्लेस ऐसा चुन लिया कि जो भारत में हम लोग व्यापार करते हैं उन चीजों को हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। हमारे जहाज जब आएंगे, हमारे जहाज जब उस सामान को लेने आएंगे, तो सीधे इसी जहाज से वहां सामान पर हम क्या कर देंगे? लोड कर देंगे। और बाकी भारत से कोई भी व्यापार होगा तो इस जगह पर लोड होता रहेगा। ठीक है, समझे? तो इस जगह को बोलते थे हम व्यापारिक कोठी, यानी जहां ये अपने व्यापार की चीजों को स्टोर करते थे, और स्टोर करके जहां ये अपना हेडक्वार्टर बनाते थे, जहां इनके ऑफिसर्स या अधिकारी बैठते थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो क्या बोलेंगे आपका? 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी और कंपनी खोल दी। बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे, छोटी सी बात। कोई दिक्कत? तो पहला प्रयास क्या कर रहे हैं? पुर्तगालियों ने आने का प्रयास किया। पहला प्रयास पुर्तगाली जो कोलंबस था आपका स्पेन का, वो तो सफल ही नहीं हुआ। फिर पुर्तगालियों ने प्रयास किया। तो कौन सफल होता है? आपका बार्थोलोम्यो डियाज ने आधा रास्ता तय किया है, सफल हुआ। लेकिन वास्को डिगामा 17 मई 1498 को पूरी तरह सफल होता है। उसके बाद एक्सपीडिशन यानी कि अभियान शुरू होते हैं। और अभियानों में पहली व्यापारिक कोठी कब खुली, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1503 में कहां पर पूछा जाएगा? पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी जो है वो कहां पर खोली। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। पूछना चाहूंगा कि जब पुर्तगालियों ने ये पहली कोठी खोली है, इस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था? अब तुम्हारी बुद्धि का पता चलेगा
जितने बच्चे आंसर कर पाएंगे वो शानदार बच्चे हैं, बाकी कूड़ा करकट और कबाड़ा है। और सच में कबाड़ा है, तुमको एक्सेप्ट करना होगा। मैं उस दिन से कह रहा हूं कि पूछूंगा। चलो जी भैया, कहीं कहीं वास्को डिगामा आपका 1519 भी लिखा होता। हाँ 19 है, 19 तिथि भी मान्य है। देखो तीसरी बार के बारे में जब आपका वास्को डिगामा आया उसके बारे में दो ही डेट कही जाती हैं। एक तो कहते हैं कि वो 1519 में आया, इस कथन के लिए भी लोग मान्य। एक कहा जाता है कि वह 1523 में आया और एक ही वर्ष के लिए मिला, लेकिन कुछ कहते हैं कि उसने 4 वर्ष की कमांडिंग संभाली थी। तो ये डेट जो है मतभेदपूर्ण डेट है। कभी आपसे पूछेगा नहीं तीसरी बार कब आया, है ना, इसलिए ऐसा प्रश्न कभी बनते भी नहीं है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कौन है, देखना चाहूंगा कितने बच्चे बताएंगे। लोधी वंश था जी। लोधी वंश में कौन कौन था? लोधी वंश में 1451 से लेकर के 89 तक बहलोल लोधी था। ठीक है। बहलोल लोधी के बाद में 1489 से 1517 ये सिकंदर लोधी था। यानी इस समय कौन था? सिकंदर लोधी था। क्या बोलेंगे? सिकंदर लोधी इस समय था दिल्ली में। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने सिकंदर लोधी भी लिखा, इब्राहिम लोधी कुछ लिख रहे हैं, कुछ तो हुमायूं लिख रहे हैं, कुछ ने अकबर लिख दिया है। बहुत शाबाश मेरे शेरों। बेटा बहुत समय लगेगा अभी सिलेक्शन लेने में, रोना झीकना नहीं है बाद में कि जी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ गुरुजी। समझ लेना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिवीजन नहीं किया, है ना। पढ़ो अच्छे से, अभी भी समय है। 1505 में फ्रांसिस दी अल्मेडा, जब इनका व्यापार बढ़ा तो इन्होंने सोचा यार एक आदमी चाहिए, एक अधिकारी चाहिए जो सबको लीड करे। तो फ्रांसिस दी अल्मेडा को पहला पुर्तगाली गवर्नर यानी अपना राज्यपाल बना करके भेजा, सबसे बड़ी पोस्ट दे करके भेजा। इसने क्या कहा? इसने आकर के ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या बोलोगे, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ये हिंदुस्तान है आपका, आप कहेंगे ये क्या है भैया? इधर हमारा अरब सागर है, अरब सागर। ठीक है। इधर क्या है दोस्त? आपका बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। और नीचे क्या है? भारत से हिंद महासागर है। इतना तो बेसिक चीजें जानते होंगे। हाँ जी। तो जैसे ही इसने शांत जल नीति अपनाई, शांत जल नीति का मतलब है कि इस वाले जल में मुझे शांति चाहिए, यहाँ कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई जहाज आता है, यहाँ कोई जहाज आता है तो उसको कार्टेज लेना पड़ेगा। कार्टेज का मतलब एक ऐसा लेटर, एक ऐसा पत्र होता था कि अन्य किसी देश का जहाज आएगा तो पहले परमिशन लेनी होगी, और परमिशन लेने के बाद ही आ पाएगा और एक टैक्स देगा। अगर टैक्स या परमिशन यानी कि कार्टेज नहीं लिया है तो वह अतिक्रमण माना जाएगा। तब हम यहाँ के लोग उस पर क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। मतलब पुर्तगाली पहले आके अपना आधिपत्य भी जमाने लग गए हैं, खुद को पावरफुल भी दिखाने लग गए हैं। तो क्या किया है? शांत जल नीति बहुत पूछा जाएगा किसने? फ्रांसिस दी अल्मेडा ने अपनाई। कार्टेज पद्धति लागू की कहां पर? आपका अरब सागर में, कि कोई भी अन्य जहाज आता है तो वह हमारी परमिशन से ही आएगा। वेरी गुड। दूसरी कोठी 1505 में, 1505 में 1505 में इन्होंने दूसरी कोठी कन्नूर में, कहां पर? कन्नूर में कोठी केरल में खोली। ठीक है। और जब कन्नूर में एक कोठी खोल रहे थे तो यहाँ पर विरोध किया था इनका महमूद बेगड़ा, एक गुजरात का था, जिसने कहा था कि तुम अरब सागर में कार्टेज कैसे लागू कर दोगे, यहाँ के राजा तो हम हैं। इन्होंने कहा आ तुझको हम राजा बनाते हैं। राजा बनेगा तो पहले हराओ ना पुर्तगालियों को। उल्टा पुर्तगालियों ने हरा दिया इसको। तो महमूद बेगड़ा को किसने हराया? पुर्तगालियों ने हराया। तो पहला गवर्नर कौन आया? फ्रांसिस दी अल्मेडा। और फ्रांसिस दी अल्मेडा कब तक रहा था आपका, बोलेंगे? तो अल्मेडा आया 1505 में और पूछता है पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने शांत जल नीति अपनाई थी, जिसने कार्टेज पद्धति को लागू किया। दूसरा और खुंकार आया 1509 से 1515, अल्बुर्क। क्या बोलोगे? अल्बुकर्क भी कहा जाता है इसको, कई जगह आपको इसका नाम अल्बुकर्क देखने को मिलेगा। वह भी सही नाम है, कभी सोच लो वो कोई और आदमी तो नहीं है। अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया। इसने कहा पहला जो व्यक्ति था जो ब्लू वाटर पॉलिसी का पालन कर रहा था, ब्लू वाटर पॉलिसी का पालन कर रहा था, वह ब्लू वाटर पॉलिसी ठीक नहीं है।
तो बहुत सारे बार तो आप देखते हो ना, नया अधिकारी आता है, पुराने अधिकारी की नीतियों को बदल देता है। ठीक है। 1510 में बीजापुर यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया, यानी कि इसने साम्राज्य विस्तार किया, और गोवा में शासक था यूसुफ आदिल शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कंट्रोल कब कर लिया था? अनेक बार पूछा जाता है। 1510 में। 1510 में। बहुत बढ़िया, बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत? राजा का बाजा बजा दिया, बिल्कुल जी, एकदम से ठीक लिखा सिवा कसाना मेरे भाई, बहुत शानदार। अरे गुड। 1503 में खोली। कहां पर खोली थी? केरल में। दूसरी कोठी भी कन्नूर में, केरल में खोली। व्यापार अपना शुरू कर दिया, विरोधियों को भी हराना शुरू कर दिया, अपने गवर्नर भेजने शुरू कर दिए, और अब अन्य क्षेत्रों को भी जीतना शुरू कर दिया। पहले तो विरोध को दबा रहे थे, अभी सोच रहे हैं कि हमारी अपनी यहाँ पर मिलिट्री पावर से बढ़ाने लग गए, सैनिक अपने एम्प्लॉय करने लग गए, और क्या करने लग गए? क्षेत्रों को जीतने लग गए। 1529 में एक नीनो दी कुन्हा है जो पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आया, और इसने 1530 में गोवा को राजधानी बना लिया था। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1535 में इन्होंने दीव पर अधिकार कर लिया। 1559 में इन्होंने दमन क्षेत्र पर। दमन और दीव तो आप जानते ही होंगे मित्र। भारत के नक्शे के बारे में ज्ञान है या नहीं है? मैंने आपसे तैयारी के समय पर कहा कि हर स्टूडेंट का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो एटलीस्ट भारत के नक्शे के बारे में ज्ञान रखे कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किधर है, किधर है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 1529 में नीनो दी कुन्हा आया, राजधानी बनाई। 1535 में दीव को जीत लिया, और 1559 में दमन क्षेत्र को। और यहीं से तो ये सबसे बाद में गए, भारत की आजादी के बाद भी बने रहे। ऑपरेशन चला के इनको हटाना पड़ा यहाँ से 1961 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर महमूद बेगड़ा क्या जहर पीता था? बेटा तुमको क्या मतलब है महमूद बेगड़ा क्या पीता था? तुम क्या पीते हो? तुम सोचो, तुमको पता होना चाहिए ना मित्र। तुम अपने खाने पीने का मतलब रखो कि क्या खाने की चीज है क्या नहीं। महमूद बेगड़ा क्या खाता पीता था, उससे क्या ही मतलब है तुमको। चलो कोई दिक्कत? आगे आते हैं। अगली क्या बात है? अगली बात है पुर्तगालियों की देन क्या रही। पुर्तगालियों ने भारत को क्या व्यवस्थाएं दी हैं, यानी उनके द्वारा क्या व्यवस्थाएं भारत को दी गई। तो उन व्यवस्थाओं में पहली व्यवस्था है तंबाकू। बर्नेल ने, किसने? तंबाकू। बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती शुरू करवाई। क्या बोलेंगे? बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती शुरू करवाई। बर्नेल नाम का एक पुर्तगाली था, आया अकबर के दरबार में। उसने कहा जापनाह से मिलकर कि हम तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं। तब तमाकू नहीं था देश में, ये गुटखा पुटका जो कुछ भी आप देखते तमाकू की वजह से बनने वाली चीजें तब देश में नहीं थी। उसने अकबर को दे दिया आकर के। अकबर ने चिलम में तमाकू पिया, जो हुक्का नहीं पीते जैसे अकबर हुक्का पीता था, उसके बाद उसने शुरू किया था। तो उसने जैसे ही धुआं उड़ाया, जैसे गांव में हमारे बड़े बूढ़े पीते हैं, उसने कहा ओ वाओ, ये तो बड़ा अच्छी चीज लेके आया भाई बर्नेल, मेरे दोस्त। और एकदम से फिर क्या हुआ, अकबर ने आदेश कर दिए कि अब खेती शुरू करो भाई इसकी, ये तो खेती करने लायक चीज है। बाद में जहांगीर ने इस पर रोक भी लगाई थी। जहांगीर ने क्या बोलेंगे, इस पर रोक लगाई थी। आलू टमाटर भैया पहले होते नहीं थे देश में, पुर्तगालियों ने दिए। हाँ जी। प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना, छापा खाना, ये प्रिंटिंग प्रेस पूरी दुनिया को पुर्तगालियों ने दिए। जहाज निर्माण की कलाएं, यानी कि पानी के जहाज कैसे बनते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बनाए थे। ठीक है, आगे आएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार। अच्छा भैया, हुक्का की शुरुआत यहीं से हुई। हाँ जी, यहीं से हुई है, पर ये बर्नेल लेके गया लोगों का नाश। सन 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, जिसको हेलेना के नाम से भी जानते हैं, उसकी शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स से हुई। यानी पुर्तगालियों की रिश्तेदारी कौन से देश में बड़ी है? और यही एक रिश्तेदारी है जिसने मजबूती दी थी। तो पुर्तगालियों के अधीन था बंबई। तो दहेज में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, मात्र 10 पाउंड, ब्रिटिश ब्रिटिश में जो बच्चे मुद्रा चलती है वो पाउंड चलती है, पाउंड डॉलर से थोड़ा महंगा होता है। क्या बोलेगा? 10 पाउंड में फिर भी सिर्फ क्या कर दिया कि उन्होंने दहेज में मुंबई मिला। यहाँ पे देखेंगे दहेज में क्या मिलता है। दहेज में ब्रिटिशियर्स को मुंबई मिल गया। ठीक है। 1659 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया था। किसने? डचों ने। डच लोग कहाँ के हैं? हॉलैंड के हैं, हॉलैंड के हैं। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? बहुत शानदार, बहुत गजब सर। 1510 में हुमायूं था सर। अच्छा बेटा, वेरी गुड, बहुत शानदार। हुमायूं बेटा, मेरे बच्चे, मेरे शेर, हुमायूं 1530 से 40 नहीं रहा था? भूल गए आप हुमायूं को? कोई नहीं, छोटे बच्चे हो ना आप नर्सरी में, तो ऐसे बच्चे भूल जाते हैं, है ना। अभी आपको कल दूधू नहीं मिला होगा, जो निप्पल में दूधू मिलता है, तो वो कल आपकी मेमोरी लॉस होगी होगी बच्चे, है बाबू। कोई बात नहीं बाबू, आ जाएगा याद बाबू। जब आप बड़े हो जाओगे ना बाबू, तब आपको चीजें याद रहने लग जाएंगी, है ना। तब आप नहीं कहोगे बाबू कि 1510 में हुमायूं था, तब आप याद रखोगे भैया जी 1530 से 40 था हुमायूं, और फिर 1555 से 56 आया। इन सारे बच्चों को पता है जो बड़े हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चे अभी खेल रहे हैं ना, छोटे छोटे हैं, जिनको अभी पता नहीं है बेटा आगे क्या होना है, पता चल जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब पता चलेगा। मानसिक दबाव एक दिन आ जाता है। घरवाली करवा चौथ पर आपसे कुछ डिमांड कर रही होगी, ये तो एक मजाक की बात हुई। असली स्थिति तो तब आएगी दोस्त, जब माता पिता बीमार रहते हैं और तुमको उन्होंने सोचा था अपने अपने बोलते ना बुढ़ापे की लाठी तुम बनोगे, तुम उल्टा उनको लाचार करोगे, उल्टा उनको परेशान करोगे। पोटेंशियल होता है युवा, जब तुम यार क्या, तुम पे डेट याद नहीं होती? तुम्हारी एज में भगवान की कसम साइकिल पर जाते जाते मैंने साइकिल पर चलते चलते भी पढ़ाई करी है अपने टाइम में। इसमें इंजीनियरिंग तक मैं अपनी साइकिल पर गया हूँ, और अगर एक हाथ से साइकिल चलाई है तो एक हाथ से हैंडल पर किताब भी पढ़ी है। और इस बात के लिए स्कूल के प्रेयर ग्राउंड के जो सम्मुख में मुझे डांट भी लगी है कि किसी दिन ये लड़का रोड पर मर जाएगा। हमारे प्रिंसिपल थे सत्यपाल सिंह अधाना, उन्होंने बाइक से पकड़ लिया। और सर्दियों के टाइम में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फिल्मी कहानी बना रहा हूँ, कभी तुम इसको फिर झूठी मान लेना तो ज्यादा ठीक है। कभी सोचा जी फिल्मी कहानी बना रहे, फिल्मी नहीं है। मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए तो रिजल्ट्स बेहतर होंगे। कुछ करके दिखाना दोस्त यार, वो पोटेंशियल होना चाहिए। बोले जी हुमायूं है 1510 में। अब बेटा मैं तुम्हें कोई घुट्टी दे दूं आके, मेरे से तुम बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन इस कमेंट सेक्शन में तो मत लिखो अपने उल्टे सीधे ज्ञान को, उल्टी सीधी बुद्धि को। इस कमेंट सेक्शन से तो दूर रह लो। ये शुद्ध बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है ये। आओ जी वापस। हॉलैंड, हॉलैंड की बात करेंगे। पहला डच यात्री, तुम्हारी इतनी एज है ना, इतना पोटेंशियल है, इस उम्र में 4 घंटे भी सोओगे ना तो आपके लिए एनफ है। बुढ़े नहीं हो तुम, 6 घंटे 8 घंटे सारा टाइम पढ़ो। 4 घंटे 5 घंटे बहुत है तुम्हारे सोने के। यंग ब्लड है अभी तुम्हारा। हॉलैंड, पहला डच यात्री कार्नेलिस द हाउटमैन, ये पहला डच यात्री है। पहला पुर्तगाली कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे भैया, क्या बोलोगे? पहला पुर्तगाली कौन है आपका? तो आप कहेंगे पहला पुर्तगाली, इसको ब्लॉक करो, मर्जी में है ये। सॉरी, कार्नेलिस द हाउटमैन 1596 में आया। पहली फैक्ट्री हॉलैंड के लोगों ने आपका 1605 में मसूलीपट्टनम, जिसको हम मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश में इन्होंने खोली थी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसी तरह ये भी व्यापार करने लगे। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1610 में पुलिकट केरल में खोली। तीसरी फैक्ट्री आपका इन्होंने सूरत यानी कि गुजरात में खोली, यानी इनका भी व्यापार फल फूल रहा था। और चौथी फैक्ट्री इन्होंने कराईकल केरल में खोली। लेकिन डचों का जो पतन हुआ, ये मैं अंग्रेजों के समय पर आपको बताऊंगा। अंग्रेजों ने इनको हराया, क्योंकि अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज किया, तो अंग्रेज सबको हराएंगे। अंग्रेजों ने हराया था डचों को कब? 1759 में। याद है मैंने कहा डचों ने श्रीलंका छीन लिया पुर्तगालियों से, तो पुर्तगालियों से तो ज्यादा अच्छी शक्ति है डच, और डचों को भी छीन लिया है। डचों को भी किसने हरा दिया? अंग्रेजों ने हरा दिया। ठीक है, बोलेंगे जी बाद में, कोई दिक्कत मेरे भाई, समझे? मैंने कहा ना मेरे दोस्त, आपकी यंग एज है, आप मत बनो कमजोर बच्चे। मत किसी को बताओ आप अनमैच्योर हो। 20 साल के तो होंगे, 18 के तो होंगे, 19 के तो होंगे कम से कम।
आप लोगों को अपनी मैच्योरिटी का एहसास कराओ कि भैया मैं परिपक्व हूं, मैं समझदार हूं। मूर्ख कभी बनना ही नहीं। इंसान है आप जानवर थोड़ी है कि जैसे दूसरा करता है ऐसे ही आप करेंगे। बंदर करता है ऐसे तो। मैच्योर लोग मित्र ऐसा नहीं करते। जीवन में बड़ी परिभाषा उन लोगों की हुई है जो मैच्योर है। हमेशा आपसे उम्मीद करता हूं, आप में से सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता, पूरे जीवन भी नहीं हो सकता। कई बार अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, कई बार औसत बच्चे का भी हो जाता है। लेकिन इस सब में बचेगा क्या? इस यात्रा में एक चीज कमाई जाती है दोस्त, मैच्योरिटी। जिसके अंदर वह आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। और जिसके अंदर वो नहीं आ पाती, जो दूसरे को कॉपी करना चाहता है, बस कि दूसरे आदमी का नाम बोला गया मेरा भी नाम बोला जाए, वो अनमैच्योर है। वो सिलेक्शन पाके भी कुछ नहीं कर सकता। इस देश में मैंने बताया ना, लोग आईएएस बने और अंत में खुदकुशी कर ली। आईपीएस बने तो बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की है। इस देश में अभिनेताओं ने खुदकुशी की है। यानी सफल हो जाने का कोई मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता मित्र। धन कमा लेना इतना बड़ा भी नहीं होता। अगर एक आईएएस आईपीएस आत्महत्या करता है तो इसका मतलब क्या है कि अनमैच्योर माइंड कहीं ना कहीं बचा रह जाता है सफल होने के बाद में भी। तो पहले मैच्योर माइंड होना जरूरी है, तब सब कुछ बाद में है। ठीक है, आगे आए। बिल्कुल ठीक है। 1510 में सिकंदर लोदी जिन दोस्तों ने कहा था, कह रहे भैया मैंने ठीक बताया था ना। ठीक है, चलो आगे आएंगे। भारत में अंग्रेजों का आगमन। अब आते हैं तीसरी शक्ति कौन आई। पहली शक्ति कौन आया भाई साहब? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद में मित्र कौन आया आपका? क्या बोलेंगे? अंग्रेज आए थे, क्रम है। अंग्रेजों के बाद फिर डच आए। ठीक है, डचों ने व्यापार शुरू किया था भारत में, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया है, डचों को कहां पर हराया है? वेदरा के वॉर में, वेदरा के युद्ध में, वेदरा के युद्ध में, वेदरा के युद्ध में। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का आगमन किसके समय पर हुआ? अकबर के समय पर हुआ। किसके समय पर हुआ है मित्र? अकबर के समय पर। जैसे अकबर का शासनकाल में आपसे पूछूं, जरा बताएंगे अकबर का शासनकाल कितना है? तो आप कहेंगे भैया अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर के, ये आप बताएंगे। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, यानी अकबर के समय पर हुई। एलिजाबेथ उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। इसने 15 वर्षों का एक चार्टर, चार्टर का दोस्त मतलब होता है घोषणा पत्र, यानी एक घोषणा की कि ये जो देश है इनका चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार करो। इसके साथ में? पूर्व के देशों के साथ में। क्योंकि आप पूरी दुनिया को अगर देखें दोस्त, तो कैसे बांट सकते हैं आप इसको? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप कहेंगे कि भैया यूरोप के किधर है ये भारत? तो यूरोप के पूर्व में है, पूर्व में है। तो इनको इसलिए बोलते थे पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करना है। क्योंकि अंग्रेजों को भी इस समय पता चलता था भारतीय बाजारों के बारे में, भारतीय बाजारों के बारे में पता चला तो अधिकार दिए गए कि भाई पूर्व के देशों के साथ व्यापार करिए। बहुत सारे दोस्तों ने सही उत्तर दिया है, 1556 से 1605। ठीक है, आगे आएंगे। व्यापार की क्या मिल गया? चार्टर मिल गया। तो इन लोगों ने व्यापार शुरू किया अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भेजने शुरू किए कि भाई जाके इंडिया में बात करो। 1615 में स्टुअर्ट वंश का एक शासक हुआ जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम ने क्या कर दिया, इसे अनिश्चित समय के लिए कर दिया, अनिश्चित समय के लिए कर दिया। बहुत बढ़िया। एक नाम आएगा इसमें, चंद्रू जाट। इनका कोर्स बंद कर दो, कॉपी पे लिख लो। इनका कहना है, गुरुजी आगे को क्यों नहीं चलते, आगे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, बेमतलब का फर्जी का ज्ञान पेल रहे हो। मेरे दोस्त, मैं फर्जी का ज्ञान पेल रहा हूं तो आपको पढ़ने का हक नहीं है यहाँ पे। आप कहीं ऐसी जगह पे पढ़ें जहां पे आपको असली और सच्चा ज्ञान दिया जाता हो। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। चलो चलो रहने दो, कोई नहीं, कोई नहीं। सच बताऊं तो बहुत गंदा लगता है ऐसे पढ़ के, पर ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है तो आपको अधिकार है ना। आपने हमें
₹600 भी तो दिए हैं। हॉकिंस की बात करते हैं। हॉकिंस भारत आने वाला, ये आपका क्या बोलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाला प्रथम व्यापारी। इसको व्यापारी ही कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको दोस्त बताई थी एक बात मैंने आपको बताई थी कि अकबर के टाइम पर पहला अंग्रेज आया था, आप लोगों को याद हो तो 1579 में। उसके बाद मैंने कहा था रॉल्फिच भी आया, यानी अंग्रेज तो पहले से आते रहे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रतिनिधि बन के आया हॉकिंस। 1608 में सूरत पहुंचा और मुगल दरबार जो उस समय फतेहपुर सीकरी में था 1609 में पहुंचा। और आपका हॉकिंस जो है वो किसके समय पर आया था, जहांगीर के समय। आपको याद है ना, जहांगीर अकबर का पुत्र है और 1605 से लेकर के 27 तक गद्दी पर था। ठीक है, बोलेंगे आगे, कोई दिक्कत। और हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा था, ये बात मैंने आपको बता दी थी कि उसको 400 जात का मनसब बनाया गया। हॉकिंस 1611 में वापस चला गया, सफल नहीं हुआ, ये मैंने जहांगीर के समय भी आपको बताया था। तो यहां पर क्यों हॉकिंस को भाव नहीं दिया गया, क्योंकि मित्र हॉकिंस को भाव इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि इस समय तक पुर्तगालियों का प्रभाव था। इस समय तक क्या था, इस समय तक पुर्तगालियों का प्रभाव था। चलो कोई नहीं दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को बोलने की बात नहीं है। उनको दुनिया में जो चाहिए होता वो उनको नहीं चाहिए, वो सिर्फ पथभ्रष्ट लोग उनको कहते हैं, तो उनके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, कभी उसके लिए मुस्कुराना ही है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य का स्थान इस पृथ्वी पर तब है जब दुनिया में मूर्ख है। सभी बुद्धिमान हो जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, फिर बुद्धिमान पूजनीय कहाँ रहेंगे, फिर बुद्धिमान आप में से जो होशियार बच्चे हैं उनकी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। खराब बच्चे होने जरूरी हैं। आगे आएंगे, आगे आएंगे। 1611 में तो इनको ये पता चला कि जी हॉकिंस है ना, हॉकिंस को ये पता चलता है कि यार पहले पुर्तगालियों को तो हराओ, क्योंकि ये जहांगीर तो पुर्तगालियों का चमचा है। इसके बाप, क्या बोलोगे, इसके बाप की बात करें आपका अकबर की, तो वो भी पुर्तगालियों से संबंध रखता था। चलो जी, पुर्तगालियों के बढ़िया संबंध रहे मुगलों से। मैंने बताया था ना तुमको बीबी फिदवा के बारे में। तो क्या हो गया, 1611 में मिडल्टन को भेजा और मिडल्टन ने क्या किया कि पहले पुर्तगालियों को हराया स्वाली वॉर में। तब मुगल बादशाह को पता चला कि भाई अंग्रेज भी शक्ति हैं, तो अंग्रेजों को 1611 में आपका अधिकार मिल गए। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अस्थाई, स्थाई नहीं थी, टेम्पररी बेस पर, लेकिन 1613 में सूरत में स्थाई व्यापारिक कोठी खोली गुजरात में। और अपना, अब समझ गए ना व्यापारिक कोठी क्या है, अड्डा बना लिया एक। अब सामान को कहां भेजेंगे, यहां से कहीं और भेजेंगे। ठीक है, आगे आए। 1615 में क्या होता है, 1615 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में क्या बोलेंगे, तो यहां तक स्थिति क्या हो गई थी, अंग्रेजों की व्यापार के लिए स्थायी फैक्ट्री हो चुकी थी। तो थॉमस रो ने आकर के यहाँ अधिकार लिए जहांगीर से और व्यापार किया। थॉमस रो को किसने भेजा था, जेम्स प्रथम ने, जो उस समय ब्रिटेन का शासक था। 1633 में अंग्रेजों ने बालासोर में अपनी फैक्ट्री खोली। 1717 का फर्रुखसियर का दस्तक मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं कि किस तरह से फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज किया गया। इसके समय एक शिष्टमंडल आया था, एक बार थम्स अप करे सारे दोस्त, याद है ना कि फर्रुखसियर का इलाज एक डॉक्टर हैमिल्टन ने कहा है। डॉक्टर हैमिल्टन ने जब कर देता है इसका इलाज, तो 10,000 रुपए एनुअली में सूरत के सारे टैक्स माफ कर दिए, और 3,000 रुपए में, कल प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको बताया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर दिया।
और दोस्त आज की 3 बजे की 10,000 वार्षिक में सूरत के सभी टैक्स माफ कर दिए। तो फर्रुखसियर को हम क्या बोलते थे इसी वजह से? हम कहते थे भैया ये घृणित शासक है, इसने भारत में अंग्रेजों को एंटर करा दिया, एंटर करा दिया इसने। और अंग्रेजों को जब ताकत मिली व्यापार की, तो इसीलिए तो अंग्रेज लड़ जाएंगे बंगाल में, और बंगाल में दस्तक के कारण ही प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ेंगे। इसी की वजह से, क्योंकि उनके पैर जम गए, तो 1757 में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होगी और 1764 के बक्सर के युद्ध के द्वारा अंग्रेज खुद को भारत में स्थापित कर देंगे, स्थापित कर देंगे। ठीक है, आगे आएंगे। फिर आते हैं डेनिस। डेनिस 1616 में भारत आए। पहली फैक्ट्री 1620 में इन्होंने स्थापित की। ठीक है, पहली फैक्ट्री किसने? डेनिस लोगों ने, ये बात याद रखेंगे। 1676 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित की थी, वो भी इंपॉर्टेंट है इनकी, लिख लेंगे। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने सेरामपुर में, बच्चे कहां पर? सेरामपुर में 1676 में, पश्चिम बंगाल में। कहां पर? सेरामपुर, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थापित की थी। लेकिन अन्य शक्तियां कमजोर पड़ गई ब्रिटेन की, यानी कि जो ब्रिटिश पावर थी उसके सामने। ठीक है, और क्या बोलेंगे? फिर आते हैं आपका फ्रांसीसी। फ्रांसीसी 1668 में आए दोस्त। पहली फैक्ट्री इन्होंने फ्रांकोइस कोरो ने स्थापित की, फ्रांकोइस कोरो ने। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे? यहां कल से हम कंटिन्यू करेंगे, और कल की क्लास दोस्त याद रख लेना।